नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज की सीरीज में ये 12वां लेसन है। इसमें हम बात करेंगे आईएएस प्रीलिम्स 2014 में आए हुए एमसीक्यूज के बारे में। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो महारानी विक्टोरिया की ये जो उद्घोषणा थी या घोषणा थी, ये 1857 की क्रांति के बाद हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1857 की क्रांति पूरी तरह से कामयाब तो नहीं हुई थी, लेकिन इसने कई दूरगामी परिणाम दिए थे और उन्हीं परिणामों में से एक ये था महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, जिसने भारत का शासन प्रशासन काफी हद तक तब्दील कर दिया था। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया कि विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आपको इस तरह के प्रश्न में ये कथन देखने होते हैं भैया कि कथन सही है गलत है। तो आप पहला कथन देखिए। पहला कथन दिया है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। तो ये बात थी दोस्तों, विक्टोरिया की उद्घोषणा में ये बात शामिल थी। तो पहला कथन सही है कि भारतीय राज्यों को आगे से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब जो भारतीय राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन तो रहेंगे। ठीक है, वहां के जो राजा हैं उन राज्यों के, वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन तो रहेंगे, लेकिन उनको डायरेक्ट ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया नहीं जाएगा, उन राजाओं को खत्म नहीं किया जाएगा, जिस तरह से झांसी, सतारा और इन तमाम राज्यों में किया गया था। ठीक है, झांसी, सतारा, इन तमाम राज्यों में लॉर्ड डलहौजी ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए, यानी गोद निषेध नीति के जरिए इन राज्यों को ही खत्म कर दिया था। इन राज्यों को सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, राजाओं को ही यहां से हटा दिया था, राजाओं को ही खत्म कर दिया था। ठीक है, यानी किसी राजा को उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। लेकिन ये जो विक्टोरिया की उद्घोषणा थी, इससे ये हुआ था कि आगे से जो राजा है वो वहां के बरकरार रहेंगे, बस केवल वो जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके अधीन रहेंगे। तो पहली बात तो ये है, इस घोषणा को शामिल किया गया था इस ठीक है। और जो दूसरा कथन देखिए, दूसरा कथन है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तो ये बात भी है दोस्तों, जो भारतीय प्रशासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया था। ठीक है, यानी भारतीय शासन प्रशासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में नहीं रहा था और जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के, या आप कह लीजिए कि सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में आ गया था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन तो ब्रिटेन के अंदर भी एक तरह से केवल एक नाम मात्र की सत्ता उनकी चल रही थी, असल काम तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जरिए ही होता था इन दिनों में। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में भारतीय प्रशासन आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रशासन हट गया था। और ये जो तीसरी बात है यहां पर, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो पहले दोनों कथन ठीक है यहां पर, तो पहले दोनों कथन ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, केवल एक और दो। तो हमारा आंसर बन गया ए। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, अब दोस्तों इस अधिवेशन की बात मैंने पिछले दोनों लेसन्स में की है। ठीक है, और इसमें भी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। ये जो 1929 का जो अधिवेशन है ये महत्वपूर्ण इसलिए है, अब दोस्तों इसलिए है, ये हमारा आंसर हो गया बी, कि कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। ठीक है, 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पर। यहां पर कांग्रेस ने अपना जो लक्ष्य है वो बदल दिया था। इससे पहले कांग्रेस का लक्ष्य होता था कि ब्रिटिशर्स के अंडर में ही भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस या स्वायत्त शासन का स्टेटस हासिल करना। ठीक है, लेकिन अब कांग्रेस ने अपना बदल दिया लक्ष्य। कांग्रेस ने कहा भैया हमें पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता के अतिरिक्त और कुछ भी मंजूर नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। और ये जो अधिवेशन था लाहौर वाला 1929 का, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ऐतिहासिक ये अधिवेशन रहा था दोस्तों। ठीक है, और इसके बारे में तमाम बातें मैं पिछले लेसन्स में कर चुका हूं, उम्मीद है वहां से भी आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, गदर क्या था? ठीक है, अब दोस्तों गदर के बारे में, गदर काफी महत्वपूर्ण, काफी मशहूर एक आंदोलन रहा था। तो इसका आंसर उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। तो इसका आंसर दोस्तों मैं यहां पर दे देता हूं। गदर जो था, इसका आंसर है हमारा ए। गदर एक आंदोलन था दोस्तों। ठीक है, एक क्रांतिकारी आंदोलन था, भारतीय क्रांतिकारी संघ था, आप इसे यूं कह सकते हैं, जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। अब दोस्तों हुआ क्या था कि अमेरिका और कनाडा में 19वीं शताब्दी तक
काफी ज्यादा पंजाबी भारतीय बस चुके थे, ठीक है, और वो चाहते थे कि भारत को हम आजादी दिलवाएं। तो उन्होंने अपनी ओर से कई गतिविधियां शुरू की। 1913 में 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर के अंदर गदर पार्टी का गठन किया गया। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। और जो अध्यक्ष बने थे गदर पार्टी के, वो थे सोहन सिंह भकना, ठीक है, सोहन सिंह भकना, भकना इस तरह से, ठीक है, सोहन सिंह भकना ये अध्यक्ष बने थे। उम्मीद करता हूं आपको ये दिख रहा होगा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस पार्टी का उद्देश्य ये था कि भारत में एक सशस्त्र आंदोलन चलाना, लेकिन आगे जाकर ये आंदोलन चला नहीं पाए दोस्तों पूरी तरह से, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें एक समय के बाद अमेरिका जो था वो ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया था, और अमेरिका ने जो गदर पार्टी थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था अपने देश के अंदर। तो ये जो दल था ये अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया था, ठीक है। अब ये जो गदर पार्टी थी दोस्तों, गदर पार्टी ने गदर के नाम से ही एक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया था। तो काफी काम किए थे गदर पार्टी ने। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं बंग भंग हुआ था 1905 में, और इसके खिलाफ काफी बड़ा आंदोलन हुआ था। कई तरह के आंदोलन हुए थे, जिसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन, ये तमाम चीजें हुई थी, ठीक है। तो इन्हीं सब के कारण अंग्रेजों को जो बंग भंग है उसको खत्म करना पड़ा, मतलब बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा था, बंगाल को दोबारा से एक करना पड़ा था, ठीक है। तो ये जो बंगाल के विभाजन की जो घोषणा हुई थी ये 19 जुलाई को हुई थी दोस्तों, 19 जुलाई 1905 को। और जैसा कि प्रश्न में लिखा गया लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में ये घोषणा की गई थी। और ये जो घोषणा है ये प्रभावी कब से हुई थी? मतलब बंग भंग फाइनली हो गया था 16 अक्टूबर, 10वां महीना होता है, 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली बंगाल का विभाजन हो गया था। तो काफी सारे आंदोलन हुए जिनका मैंने यहां पर जिक्र किया है। तो उन आंदोलनों से घबराकर, प्रभावित होकर आखिरकार ब्रिटिश साम्राज्य ने वापस बंगाल को एक करने की सोच ली। और कब एक किया गया? 1911 में। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली में आए दिसंबर 1911 में, और दिल्ली में जो इनका जो एक दरबार सजाया गया था जॉर्ज पंचम का, तो उस दरबार के अंदर जो उस वक्त के भारत के वायसराय थे, ठीक है, तो उन्होंने, लॉर्ड हार्डिंग थे शायद, ठीक है, तो इन्होंने जो बंगाल का विभाजन था इसको निरस्त घोषित कर दिया था। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे शायद। तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो थे उन्होंने ब्रिटिश सम्राट की ओर से बंगाल के विभाजन को रद्द घोषित कर दिया था 1911 में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 1905 से लेकर 1911 तक बंगाल का विभाजन बना रहा। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो ये हो जाएगा बी, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। तो ये हो गया दोस्तों बंग भंग के बारे में बात। आगे बढ़ते हैं। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? अब दोस्तों रेडक्लिफ समिति ये काफी मशहूर है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो तो आपको बता देता हूं। रेडक्लिफ समिति जो है वो नियुक्त की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो भारत के आखिरी वायसराय थे, है ना, आखिरी ब्रिटिश वायसराय थे, तो उन्होंने 1947 में भारत की आजादी की पूरी योजना उन्होंने घोषित कर दी थी। और इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात भी हो गई थी यहीं पर, है ना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। सिरिल रेडक्लिफ, ये रेडक्लिफ तो आपने लिखा पढ़ लिया, इससे पहले ये पढ़ लिए सिरिल। सर सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई जिसमें 2 मेंबर्स कांग्रेस की सिफारिश पर शामिल किए गए थे और 2 मेंबर्स मुस्लिम लीग की सिफारिश पर शामिल किए गए थे, ठीक है। तो इसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने का कार्य किया था, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने रेडक्लिफ समिति के बारे में पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा होगा तो आप कोशिश कीजिए कमेंट में आप ये बताइए कि रेडक्लिफ सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और दूसरे किस देश के बीच में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अब दोस्तों ये प्रश्न जो है ये 2015 के पेपर से आ गया है दोस्तों, ठीक है। ये गलती से इंक्लूड हो गया 2015 वाला, 2014 वाली मैं इसमें इंक्लूड कर रहा था, लेकिन ये 2015 वाला भी इंक्लूड हो गया, तो इसको हम अगले जो लेसन आएगा हमारा उसमें शामिल नहीं करेंगे। तो ये प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो दोस्तों ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी ये कब गठित हुई थी? अगर आपने इसके बारे में पढ़ रखा है तो आप इस प्रश्न का आंसर दे देंगे, ठीक है। पहले तो आपको उपयुक्त कथन आपने देखने हैं। मैं कथन पढ़ता हूं शुरुआत से। पहला कथन देखिए, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था? मेरे ख्याल से नहीं हुआ था दोस्तों। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया था। दूसरी बात, ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो स्थापित करना चाहती थी। नहीं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सोशलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट नहीं, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इस तरह का काम सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो स्थापित करना चाहती थी, लेकिन ये सोशलिस्ट पार्टी थी, समाजवादी, साम्यवादी नहीं थी, ठीक है दोस्तों। तो ये दूसरा भी नहीं है। तीसरा, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये तीनों ही कथन गलत है, ठीक है, तीनों ही गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहां पर डी, ठीक है। डी हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना 1934 में हुई थी, ठीक है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। आप कह सकते हैं कांग्रेस के जो दूसरी पंक्ति के नेता थे उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी, खासकर वो नेता जो समाजवाद से काफी प्रभावित थे, ठीक है। आप कह सकते हैं कि रशिया के समाजवाद से काफी प्रभावित थे। रशिया में हालांकि उन दिनों साम्यवाद की सत्ता थी, लेकिन वहां से उन्होंने समाजवाद का भी कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है। तो समाजवादी ये एक धारा थी और ये कांग्रेस में रहकर ही इन्होंने काम किया, ठीक है। तो ये कांग्रेस से कोई अलग नहीं हुए थे, कांग्रेस के अंदर ही रहकर एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, ठीक है। कांग्रेस का एक ये अलग धड़ा था जो कि कांग्रेस में ही शामिल था, ठीक है। ये समाजवादी विचारों से प्रभावित था। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके जो प्रमुख नेता थे दोस्तों वो थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, है ना। तो ये तमाम नेता थे। इस तरह से राम मनोहर लोहिया वो भी इन्हीं के अंदर थे, आचार्य नरेंद्र देव। तो काफी सारे नेता थे दोस्तों। और एक अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, ये तमाम नेता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। दोस्तों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज की सीरीज में आज ये 13वां लेसन है और इसमें हम बात करेंगे आईएएस प्रीलिम्स 2015 में आए हुए एमसीक्यूज के बारे में। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, और ये प्रश्न है रोलेट एक्ट से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में पिछले लेसन्स में भी हम जिक्र कर चुके हैं। तो प्रश्न देखिए, रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आप लोग जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न जब आते हैं आपके सामने तो आपको ये कथन देखने होते हैं कि कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत है, इनके हिसाब से आंसर आपको देना होता है। तो पहला कथन देखिए दोस्तों, रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो क्या यह कथन सही है? जी हां दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सही है। रोलेट अधिनियम या रोलेट एक्ट जो था ये 1919 में आया था, ठीक है, 1919 में आया था, लेकिन 1917 में यह कमेटी बैठी थी इस एक्ट के लिए, ठीक है। 1917 में सर सिडनी रोलेट, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सर सिडनी रोलेट, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठित की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये जो सेडिशन कमेटी वर्ड है ये वहीं से लिया गया है। सन 1917 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठित की गई थी और इसी की सिफारिश में 1919 में ये रोलेट एक्ट आया था, ठीक है। और इसका जबरदस्त विरोध हुआ था भारत में। आगे जाकर जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो भी इसी से ही जुड़ा हुआ है ना। तो इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं पहले अच्छे से। और अब दूसरा देखिए, दूसरा कथन यहां पर, दूसरा कथन दिया कि रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। तो क्या ये सही है? तो दोस्तों ये जो हमारा कथन है ये भी बिल्कुल सही है कि रोलेट सत्याग्रह जब किया गया था, गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की गई थी, ठीक है। रोलेट एक्ट जब आया था तो रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह किया और सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। और गांधी जी ने कोशिश की थी कि होम रूल लीग जो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाई गई थी भारत के अंदर,
होम रूल लीग के जो भी सदस्य थे, होम रूल लीग का अच्छी तरह से उपयोग कर लिया जाए रोलेट एक्ट के विरोध में। तो ये दूसरा जो कथन है ये बिल्कुल सही है। अब तीसरा कथन दोस्तों, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट एक्ट सत्याग्रह के साथ हुए, ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि साइमन कमीशन दोस्तों ये 1927 की बात है, जबकि रोलेट एक्ट जो है ये 1919 की बात है। ठीक है, तो तीसरा कथन गलत हो जाता है। तो हमारा जो आंसर फाइनली बनता है वो आंसर है दोस्तों बी, केवल 1 और 2। तो हमारा आंसर बन गया, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, बी, केवल 1 और 2, यानी ये दोनों कथन सही है, इसलिए हमारा आंसर बी बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों ये थोड़ा सा हटके प्रश्न है। अब इसको आप मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी शामिल कर सकते हैं, आधुनिक में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए जैसे ये मध्यकालीन भारतीय राज्यों के नीचे नाम दिए गए हैं, ठीक है, और यहां पर वर्तमान राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो इसको मध्यकाल में भी शामिल कर सकते हैं, आधुनिक में भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी आपकी बेहतरी के लिए इसको यहां पर शामिल कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर दिया उपयुक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो कौन से सही सुमेलित है? अब जैसे चंपक जो मध्यकालीन राज्य था, क्या वो वर्तमान में मध्य भारत है? अब आपको ये देखना है। दुर्गर जो मध्यकालीन भारत था, क्या वो वर्तमान में जम्मू है? कुलूत जो मध्यकालीन भारतीय राज्य था, क्या वो वर्तमान में मालाबार है? अब दोस्तों इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो उत्तर है वो है बी। ठीक है, केवल 2 सही है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो आंसर है वो है बी, केवल 2 यहां पर सही है, यानी कि जो मध्यकालीन राज्य दुर्गर है वो वर्तमान में जम्मू कहला रहा है। बाकी के दोनों ही गलत सुमेलित हैं दोस्तों, पहला और तीसरा गलत सुमेलित है, जबकि दूसरा सही सुमेलित है। अब जो चंपक है ये दोस्तों वर्तमान में चंबा है ना, चंबा हिमाचल प्रदेश वाला, तो चंबा है ये वर्तमान में। ये जो कुलूत है ये कुल्लू जो क्षेत्र है, कुल्लू वाला जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, इसको कुलूत कहा जाता था पहले। तो ये है दोस्तों, तो हमारा जो सही मिलान यहां पर हो रहा है वो दुर्गर और जम्मू का हो रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और अगला प्रश्न आप देख सकते हैं ये नमक कानून तोड़ने से जुड़ा हुआ प्रश्न है 1930। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो प्रश्न है ये दांडी मार्च से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। दांडी मार्च के बारे में आपने डेफिनेटली सुन रखा होगा। ठीक है, तो प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था? अब दोस्तों कहां दांडी मार्च और कहां तंजौर? ठीक है, दांडी है गुजरात के अंदर, तंजौर है दक्षिण भारत के अंदर। तो यहां से आप लोग, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यही प्रश्न है, ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं दोस्तों, तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था सी राजगोपालाचारी ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। दरअसल दोस्तों जो दांडी मार्च हुआ था गांधी जी की अगुवाई में, वो अंग्रेजों का जो एक नमक कानून बनाया हुआ था अंग्रेजों ने कि भारतीय नमक ही नहीं बना सकते, नमक के ऊपर टैक्स वगैरह लगाया हुआ था काफी कुछ, तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। ठीक है, दांडी मार्च गांधी जी ने किया था 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम, जो कि गांधी जी का प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं ना, साबरमती आश्रम गुजरात से गांधी जी ने दांडी तट तक यात्रा की थी। ठीक है, दांडी कोस्ट तक गांधी जी ने यात्रा की थी। गांधी जी के साथ उनके 78 साथी थे, 78 उनके साथी थे, और 24 दिन की यात्रा थी दोस्तों। ठीक है, 24 डेज, यानी कि यात्रा चली थी 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी में जाकर नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, और ये जो नमक कानून तोड़ने के लिए ये जो अभियान चले थे ये पूरे भारत में चले थे दोस्तों। ठीक है, गांधी जी ने इसकी अगुवाई की थी, गांधी जी ने गुजरात में ये किया था, और गांधी जी के जो साथी थे अलग अलग प्रदेशों के अंदर, उन्होंने अपने अपने प्रदेशों में ये इस तरह का मार्च किया था। तो तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, यहां पर बात आती है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, तो इन्होंने त्रिचिनापल्ली, जो कि तमिलनाडु में है, त्रिचिनापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक यात्रा की थी दोस्तों, वेदारण्यम। ठीक है, त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक सी राजगोपालाचारी ने एक मार्च निकाला था। ठीक है, और तंजौर तट पर आकर इन्होंने भी सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा था। इसी तरह से गांधी जी के बाकी साथियों ने भी अलग अलग जगह पर नमक कानून तोड़ा था।
जैसे कि पेशावर में गांधी जी के ही साथी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने पेशावर में नमक कानून तोड़ा था। ठीक है। और इसी तरह से मुंबई की अगर बात कर लीजिए, उस वक्त मुंबई कहा जाता था, मुंबई में सरोजनी नायडू ने नमक कानून तोड़ा था। तो अलग अलग जगह पर गांधी जी के अलग अलग साथियों ने नमक कानून तोड़ने का काम किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आलोचक थे? ठीक है, आर्थिक आलोचक थे। तो प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक था या थे? तीन आपको ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो दोस्तों इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर है डी, कि ये जो तीनों ही लोग हैं ये भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम पिछले लेसन में भी जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो थ्योरी दी थी कि भारत से किस प्रकार से धन का निष्कासन किया जा रहा है ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। इसी तरह से दोस्तों जो ये जो आर.सी. दत्त है, रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी। इसके अंदर भी इन्होंने भी द ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात इन्होंने की थी कि भारत का जो टोटल जो राजस्व है, टोटल रेवेन्यू है, उसका आधा हिस्सा बाहर चला जाता है। और इसी तरह से जी सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने भी तमाम लेख लिखे थे जिसमें इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध किया था, उनकी आर्थिक नीतियों का विरोध किया था। तो हमारा यहां पर आंसर बन जाता है डी, के तीनों ही लोग ऊपर जो दिए गए हैं वो आर्थिक आलोचक थे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के, भारत में उपनिवेशवाद के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो दोस्तों इसका मैं आंसर आपको सीधा बता देता हूं। इसका जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा बी, केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। ठीक है, बाकी के तीनों ऑप्शन इससे कोई भी संबंध नहीं है। अब दोस्तों 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, जिसको कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, उनके अंदर पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उत्तरदायी शासन यानी कि अकाउंटेबल गवर्नेंस, है ना। तो इस तरह के शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। और केंद्र और जो प्रांत थे उनके जो विषय थे वो आपस में बांट लिए गए थे। ठीक है, केंद्र और राज्यों की जो अधिकारिता थी वो आपस में बांट ली गई थी। जैसे केंद्र में जो गवर्नर की एक परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसके पास बड़े ही महत्वपूर्ण मामले थे, जैसे कि विदेश मामले। ठीक है, विदेश मामले, इसी तरह से रक्षा मामले, ठीक है, इसी तरह से संचार मामले, ये सारे केंद्र सरकार की जो गवर्नर जनरल की परिषद थी ये उसके पास थे। और इसी तरह से राज्यों में अलग से, राज्यों को अलग से मामले दिए गए थे। ठीक है, राज्यों को कौन से मामले दिए गए थे? अब राज्यों में जो परिषद थी, ठीक है, उसमें जैसे स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ठीक है, तो इस तरह के तमाम मुद्दे ये प्रांतों में बांट दिए गए थे। तो पहली बार ये हुआ था कि केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता परिभाषित की गई थी अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों दो कथन आपको दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा बी, केवल दो। ठीक है, पहला जो कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, तो दोस्तों ये सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, इनके बारे में हमने पिछले लेसन में अच्छे से जिक्र किया है। एनी बेसेंट, होम रूल लीग, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तमाम चीजों का जिक्र किया है। एनी बेसेंट जो कांग्रेस का 1917 का जो अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष बनी थी दोस्तों। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी। और जब मुस्लिम अध्यक्ष की बात आती है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम आपके सामने लिखा हुआ है, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये 1887 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, 1887 1887 का कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन था। वहां पर बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो हमारा आंसर यहां पर बनेगा बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कथन देखिए। अगला कथन है कैबिनेट मिशन से जुड़ा हुआ
कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब दोस्तों कैबिनेट मिशन से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, और अगर आपने कैबिनेट मिशन के बारे में ढंग से पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकेंगे। और कैबिनेट मिशन के बारे में मैंने एक विशेष लेसन भी बना रखा है दोस्तों, उसका लिंक मैं आपको यहां पर ऊपर दे दूंगा, ठीक है। यहां पर आई बटन के अंदर ऊपर आपको लिंक आ जाएगा जिसमें कैबिनेट मिशन के बारे में तमाम जानकारी दी गई होगी। तो मैं आपको यहां पर सीधा आंसर बता देता हूं, ठीक है। ये पूछा गया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन से जुड़ी हुई जो एकदम सही बात है, सही जो कथन है वो है 1 नंबर। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था भारत में, 3 सदस्यीय ये मिशन था दोस्तों, ठीक है। इसमें 3 लोग थे, सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, 3 लोग थे। 1946 में ये भारत में आए थे और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर आगे जाकर संविधान निर्मात्री जो हमारी सभा है उसका गठन भी हुआ था, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में जो प्रमुख बातें थी उनमें से यहां पर ये जो 1 नंबर कथन है वो सही है, ठीक है। तो हमारा जो यहां पर आंसर बन जाता है वो हो जाता है ए, ठीक है। केवल एक सही है, यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? अब दोस्तों इसके बारे में हम अच्छे से जिक्र कर चुके हैं पिछले लेसन्स में। अभी पिछले 1 या 2 लेसन ही पिछले निकले हैं जिनमें हमने अच्छे से जिक्र किया था, ठीक है। तो हमारा यहां पर आंसर बन जाएगा ए, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, विभाजन हो गया था, एक नरम दल बन गया था, एक गरम दल बन गया था। दरअसल इसकी नींव रखी गई थी 1905 में, ठीक है। 1905 में जब बंग भंग हुआ था, हिंदी में हम कहते हैं बंग भंग, ठीक है। यानी कि जब बांग्लादेश, जब बंगाल का विभाजन हो गया था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन का ये टाइम था। कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था और उस दौरान पूरे भारत में खास तौर पर बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा विरोध हुआ था और कांग्रेस ने उससे निपटने के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाई थी, ठीक है। 1906 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसके खिलाफ, बंग भंग के खिलाफ हुआ था, या जो रेगुलर जो अधिवेशन चल रहे थे उसमें बंग भंग का मुद्दा बहुत ही अहम था। तो वहां पर 4 इश्यूज सामने, 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, ठीक है। एक प्रस्ताव था स्वदेशी का, ठीक है, और एक था बहिष्कार का, विदेशी सामान का बहिष्कार करना, एक राष्ट्रीय शिक्षा का और एक स्वशासन का, ठीक है। तो जो गरमपंथी जो लोग थे, जो गरमपंथी धड़ा था, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बाकी के लोग, विपिन चंद्र पाल, जो बाकी के लोग थे, है ना, वो सभी चाहते थे कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है, बहिष्कार वाला आंदोलन है, वो बंगाल तक ही सीमित ना रखें, हम पूरे भारत में इस आंदोलन को फैलाएं। जबकि जो नरम दल के लोग थे वो कहते थे कि इसको केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए, ठीक है। तो ये एक बड़ा उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट इश्यू पैदा हो गया था, विवाद पैदा हो गया था, और इसीलिए नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है। और कांग्रेस का ये जो विभाजन है ये 1916 तक चला था दोस्तों, ठीक है। 1916 का लखनऊ का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन, वहां जाकर इनका ये बंटवारा दूर हुआ था, ठीक है। और बंटवारा हुआ कब था? ये 1906 में नहीं हुआ दोस्तों, 1907 में हुआ था, ठीक है। 1906 वाला अधिवेशन तो वो था जहां पर इनके बीच में आपस में विवाद खुलकर सामने आए थे, या जो इन्होंने प्रस्ताव रखे थे, जिन 4 प्रस्तावों की मैंने बात की थी। और 1907 में पूरी तरह से विवाद हो गया था और बंटवारा हो गया था इनके बीच में। 1916 में जाकर दोबारा ये लोग एक हो गए थे। खैर, हमारा यहां पर जो आंसर बनता है वो है ए, स्वदेशी आंदोलन। तो ये था दोस्तों आज का लेसन। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जो भी नया लेसन आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।